नोट्स की बात करें तो तुमने दो तरह के नोट्स बनाने हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिख लो। ये सारे पॉइंट चैप्टर मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, ये वाला मैं नहीं करके जाऊंगा बेटा। 2 साल है आपके पास, अच्छा खासा टाइम होता है एक एक चीज स्ट्रॉन्ग करने का। है फिजिक्स में है आपके 29 चैप्टर्स। कितने चैप्टर हैं? 29। 15 चैप्टर हैं 11th के। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और आप ये सोचते हैं कि फिजिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप फिजिक्स पढ़ें कि आप बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर पाएँ, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ फिजिक्स में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने वो सारे की पॉइंट्स डाले हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं समझना। इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छे से देखना और एक एक चीज़ इसके बारे में समझना, ठीक है। तो मैं हूँ मनदीप शर्मा। मैं पिछले 15 सालों से 11th 12th जेई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता आ रहा हूँ और इस दौरान मैंने तकरीबन 4 से 5 हज़ार बच्चों को कोचिंग दी है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे ये सारी डिटेल शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे YouTube चैनल के अलावा मेरी वेबसाइट www.mandeepeducationacademy.com भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बच्चों, जहाँ पर कि बहुत सारा मटेरियल है 9 से लेकर 12 तक का, जेई और नीट का, और आने वाले टाइम में उसमें और मटेरियल डाला जाएगा। तो आप उस वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते रहें ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं बच्चों। हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर नीट के बच्चों के लिए है, बट टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं, जेई के एस्पिरेंट हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले कि फिजिक्स की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है भाई नीट के लिए। नीट के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन तो इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि टोटल 180 मार्क्स का फिजिक्स आता है। अगर आपको नीट के एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता तो बच्चों सुन लीजिए, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 180। हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल 720 मार्क्स होते हैं। 180 क्वेश्चंस में से 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में, 45 बॉटनी और जूलॉजी में होते हैं। बॉटनी और जूलॉजी मिला के आपका बनता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से 90 और फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45। तो फिजिक्स से 45 क्वेश्चंस आने हैं बच्चों। 45 × 4, हर एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट करते हैं तो 180 मार्क्स आपको मिलेंगे। कम नहीं होते, कम क्या, बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे केसेस में तो फिजिक्स ही डिसाइडर का रोल प्ले करता है। जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है वो आगे निकल जाता है, जिसकी फिजिक्स वीक है वो पीछे रह जाता है बच्चों नीट में। तो ज़रा आपकी फिजिक्स को स्ट्रांग करने के तरीके बताए जाए। तो हमको ये पता चला भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, इस पर हमको बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये बच्चों को डिफ़िकल्ट क्यों लगता है। मैक्सिमम बच्चे, अगर आप 10 बच्चों को उठा के पूछोगे कि नीट में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो उनमें से 8 बच्चे ये आंसर देंगे कि फिजिक्स सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब ये अप्रोच ही गलत है। आप अगर पहले से ही किसी सब्जेक्ट को डिफिकल्ट मान लेंगे तो फिर तो आप उससे आधी जंग तो वैसे ही हार गए, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को ट्रिक करना है कि भाई डिफिकल्ट नहीं है, और है भी नहीं। उन बच्चों का मत सुनिए जो उसको डिफिकल्ट कहते हैं, उनकी अप्रोच सही नहीं है। अगर आप सही अप्रोच लगाएंगे तो फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आप पहले से उसको डिफिकल्ट मान के बैठ जाएंगे, फिर आप अप्रोच भी सही लगाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चल रहा होगा, यार ये डिफिकल्ट है, और उसने आसानी से किसी कॉन्सेप्ट में समझ आना भी होगा तो भी नहीं आएगा, क्योंकि आप मान के बैठ गए उसको डिफिकल्ट है। तो एक चीज दिमाग से निकाल दो, ये सच में डिफिकल्ट नहीं है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये सच में डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों को ये डिफिकल्ट क्यों लगता है बेटा, ध्यान से सुनना। जब 11th में आते हैं ना बच्चे, जब 11th में आते हैं तो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है, चाहे मैथमेटिकल टूल्स ले लो, चाहे स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स ले लो, ये चैप्टर्स थोड़े डिफिकल्ट हैं। बाकी पूरा सिलेबस बहुत ईजी है 11th 12th का फिजिक्स का। लेकिन जब स्टार्टिंग में ट्रेलर ही इतना खतरनाक लग जाता है तो उन्हें लगता है कि यार मूवी भी बड़ी खतरनाक होगी। अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स को बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंडर आपकी 11th की फर्स्ट बुक आती है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर ग्रेविटेशन चैप्टर तक, और सेकंड बुक के भी कुछ चैप्टर्स आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स और वेव्स एंड ऑसिलेशंस। ये पूरा मैकेनिक्स के अंडर आता है। मैकेनिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और सबसे बड़ी बात है कि वो मैकेनिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो शुरू के जो 3-4 महीने हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट निकलते हैं, और उसी को देख के बच्चे हार मान जाते हैं। इसीलिए फिर वो पूरा 2 साल बोलते रहते हैं यार फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स डिफिकल्ट है। नहीं,
सिर्फ एक टॉपिक के बेसिस पे आप पूरी फिजिक्स को डिसाइड नहीं कर सकते। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वो स्टार्टिंग में आ जाता टॉपिक, बट आना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिक्स के बेसिस पे ही आगे की फिजिक्स समझ में आएगी। काफ़ी रोल है मैकेनिक्स का आगे की फिजिक्स में 11th और 12th में, और वो स्टार्टिंग में आ जाता है ना। ये जो चैप्टर्स हैं, काइनेमेटिक्स, मोशन इन 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल डायनामिक्स, ग्रेविटेशन, ये फर्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं। और स्टार्टिंग में अगर मैथमेटिकल टूल्स की बात करूँ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं डिफिकल्ट, बट शुरू में इनमें नई टर्म्स बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो बच्चों को लगता है डिफिकल्ट है, और शुरू के 1-1.5 महीने में ही सब हार मानना शुरू कर देते हैं। तो आप शुरू का ये टाइम पास होने दो, अच्छे से पास होने दो। इन शुरू के 2-3 महीनों के लिए कोशिश करो कि नहीं, मैंने वीक नहीं पढ़ना, मैंने करना है, मैंने जंग लड़नी है। तो आगे आपके लिए काम बच्चों मानो 3 महीने आप टिक गए, आगे के कितने महीने बचे? 2 साल आपने प्रिपरेशन करनी है, आगे के 21 महीने जो आपके बचेंगे बहुत स्मूथली निकलेंगे, और आपको मैकेनिक्स भी उसके बाद फिर इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए ये डिफिकल्ट लगता है बच्चों। और दूसरी बात ये है कि मैथ्स काफ़ी ज़्यादा एकदम से आ जाता है फिजिक्स के अंदर, और मैथ्स के कुछ टॉपिक्स जैसे कैलकुलस है जो 12th में आपने पढ़ने हैं या 11th में बाद में पढ़ने हैं, और वो आते नहीं होते, उस वजह से फिजिक्स डिफिकल्ट लगने लगता है। और कोई चीज़ पहली बार सीखते हैं तो डिफिकल्टी लगती है बच्चों, तो उस पर टेंशन मत लो। कैलकुलस काफ़ी ईजी है, लेकिन नई चीज़ आ जाती है ना, और जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उन्हें थोड़ा और डिफिकल्ट लगता है। मैक्सिमम बच्चे जो मेडिकल वाले हैं वो मैथ्स नहीं लेते हैं, तो उन्हें फिर थोड़ा और डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ये सब कारण है ना। अगर आपको रीजंस पता हो ना, कि आप सिर्फ यही सोच के बैठ जाओ कि यार डिफिकल्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों डिफिकल्ट है, मुझे लगता है, बड़ा डर लगता है, तो आप कोई स्टेप ही नहीं ले पाओगे। अब आपको मैंने कारण बताया कि क्यों डिफिकल्ट लगता है, अब आपको रीजंस पता है ना, तो आप उन रीजंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे या उन रीजंस के साथ लड़ोगे, तो फिर आप जीत जाओगे। तो इसलिए डिफिकल्ट लगता है। तो क्या किया जाए? आफ्टर अरेंजिंग रेलेवेंट मटेरियल। अब मैं यहां ये नहीं बात करने वाला हूं कि ये वाली बुक से पढ़ लो, वाली बुक से पढ़ लो, उसके लिए मैं ऑलरेडी लेक्चर्स दे चुका हूं, है ना। तो अब हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी बात करेंगे कि तुम्हारे पास रेलेवेंट मटेरियल है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, डीसी पांडे है, और एचसी वर्मा, एसएल अरोड़ा, जो भी बुक्स इसके लिए रेलेवेंट आपको बताई गई हैं वो आपके पास हैं। आपने मटेरियल अरेंज कर लिया, आपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट कर लिया कि मैं यहां से पढ़ूंगा। एंड दिस होल प्लानिंग, ऑल दीज टिप्स आर फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी। अगर बच्चे कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग वाले उनको अपने हिसाब से बताएंगे कि क्या करना है, और अगर कोचिंग जाने आप जा रहे हो फिर भी आप इसको देख रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक, अच्छा, तो क्या किया जाए? मटेरियल है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट्स की एक एक चीज आपने ध्यान से समझनी है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल वर्स्ड विद एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंधाधुन कोई काम नहीं करना है। अब आप फिजिक्स पढ़ने बैठ रहे हो ना, सबसे पहले क्लैरिटी ले लो एग्जाम पैटर्न की, जो मैं एक वीडियो पहले भी दे चुका हूं, और आज भी बता दिया मैंने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, है ना। डिटेल में जानना हो तो नीट वाला मेरा वीडियो देख लेना, जिसमें ऑल अबाउट नीट एग्जाम मैंने उस नाम से बनाया है। तो आप पहले जिस एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले उसका पैटर्न क्या है, उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, उसको समझ लो। प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे तो ही कुछ कर पाओगे, वरना अंधाधुन अंधों की तरह चल रहे हो, अंधों की तरह सड़क पार करोगे, कोई गाड़ी मार के निकल जाएगी। ठीक है, अंधाधुन नहीं चलना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, इधर देखना फिर सड़क पार करनी। प्रॉपर प्लानिंग के साथ। प्लानिंग क्या है? एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ लो, डिटेल्ड सिलेबस। ये डिटेल्ड सिलेबस जो है ना बच्चों, इसके लिए एक वीडियो मैं बहुत बढ़िया प्रिपेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, किन किन यूनिट्स के अंडर आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लेंथी हैं, कौन से इजी हैं। बड़ा डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। ये वीडियो आपका अपलोड होगा आज, यानी 13 मई को। अभी तो सिलेबस वाला वीडियो रेडी नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हैं तो हो सकता है मैं वो वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको भी सर्च करिएगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्रॉपर सिलेबस क्या है, वो आपको पता चल गया। सेकंड स्टेप में आपने उस पे एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल में मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूं कि इस महीने ये पढ़ लो, इस महीने ये पढ़ लो, है ना। मंथ वाइज शेड्यूल लेकर चल रहा हूं, तो आपने अपने हिसाब से, अगर आपको मेरा शेड्यूल फॉलो नहीं करना, आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाइए, रैंडमली नहीं करना। आपको पता चल गया ये चैप्टर्स हैं, ये ईजी हैं, ये डिफिकल्ट हैं, इस ऑर्डर में मेरे को पढ़ने हैं, तो आप एक शेड्यूल बनाइए अपनी पेस के हिसाब से। वीकली शेड्यूल बनाइए, मंथली शेड्यूल बनाइए, लेकिन बनाइए एंड देन स्टिक टू इट। बना के अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो बनाने में भी टाइम वेस्ट कर दिया, है ना। जितना देर बनाने में आपने उसको लगाई, उतनी देर में तो यार कुछ पढ़ ही लेते। अगर उसको फॉलो नहीं करना था तो बनाओ और फॉलो करो, और अगर फॉलो नहीं करोगे प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी अच्छी।
शेड्यूल के हिसाब से चलो, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप जो मैंने क्लाउड में लिखे हैं आप इन्हें याद रखो इस वीडियो के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो दिस इज द रेलेवेंट मटेरियल। नाउ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न प्लानिंग कर ली हमने, अब स्टिक टू इट, शेड्यूल बना के रेगुलरली उस पर चलना, ये रेगुलरिटी है। फिजिक्स जब तक रेगुलरली नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। रोज 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपने अपने टाइम टेबल के हिसाब से टाइम निकाला है, उस टाइम पे फिजिक्स पढ़ना ही पढ़ना है आपको, कोई दिन नहीं छोड़ना। हाँ, हफ्ते में एक दिन संडे वनडे छुट्टी वुट्टी के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि 4 दिन नहीं पढ़े 5वें दिन उठा के बैठ गए, फिर तो जो 4 दिन पहले पढ़ा था वो दिमाग से सब निकल चुका है, और 5वें दिन वाला टॉपिक अगर उसका अगला टॉपिक है तो नहीं आने वाला समझ, गैप बढ़ गया ना, वो उड़ गया दिमाग से। इतनी देर तक थोड़ी टिकते हैं टॉपिक्स, और कैसे टिकाने वो भी बताएंगे तुमको। ये आ गया बच्चों, ये आ गया। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट्स। मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग। अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग करे बिना फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो सकती। अब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने का मतलब क्या होता है? फिजिक्स मैथ्स की तरह काम नहीं करती बेटा कि फॉर्मूले याद हो गए क्वेश्चन भी हो जाएगा, नहीं। हर एक चैप्टर में गिने चुने फॉर्मूले होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत तरह के होते हैं। फॉर्मूले याद करने से क्वेश्चन नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने के लिए, अब कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रांग करें सर? कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने के लिए बुक्स पढ़ो, खूब दबा के बुक्स पढ़ो, और वीडियो लेक्चर्स देखो, बार बार देखो, एक चैप्टर को बार बार पढ़ो जब तक वो जो टॉपिक में कहा जा रहा है, किसी साइंटिस्ट ने कहा है, किसी का लॉ है, जब तक आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं आ जाता, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है, वो जिस लेवल पे कहा गया है, जिस लॉजिक से कहा गया है, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करते वक्त जो भी आप अपने थ्योरी में पढ़ो, जैसे कोई डेरिवेशन है, सिर्फ ये मत देखो कि अच्छा अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप ये है, नहीं, ये सोचो कि इसके बाद यही स्टेप क्यों लिया गया, क्या सोच के लिया गया, कोई और स्टेप क्यों नहीं लिया गया, और ये डेरिवेशन का रिजल्ट यहीं तक क्यों खत्म हुआ, इसके आगे क्यों नहीं गया। ये सब दिमाग लगाओगे तभी वो कॉन्सेप्ट्स यूज करके जो अगले स्टेप लिए गए हैं, तो तब तुम उन कॉन्सेप्ट्स को किसी क्वेश्चन में यूज कर पाओगे, वरना नहीं यूज कर पाओगे। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करो। मैं कहूंगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे फिजिक्स नहीं होगा। जब तक तुम्हें पता ही नहीं है, सोल में, तुम आत्मा में नहीं घुसोगे उस टॉपिक की, लॉजिक नहीं लगाओगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे। बार बार पढ़ने से कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। अब कैसे स्ट्रांग करें? बुक से करो, वीडियो लेक्चर से करो, 2 ही सोर्सेज है अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। दोनों का तुमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, किसी भी एक पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना, दोनों पे बराबर। वीडियो लेक्चर देखने के बाद जब बुक से पढ़ोगे, और बुक पढ़ने की आदत डालो, अगर 10th तक नहीं है तो बुक पढ़ने की आदत डालो, इसके बिना फिजिक्स नहीं क्लियर कर पाओगे। तो बुक से रगड़ डालो उस टॉपिक को, उतनी बार पढ़ो जब तक समझ नहीं आ जाता। ये मत कहो कि यार समझ नहीं आ रहा, तुम बस ये सोच लो कि जब तक समझ नहीं आ जाता मैंने पढ़ते ही रहना है। किसी भी टॉपिक से हार नहीं माननी है, ठीक। हाँ, नोट्स की बात करें तो तुमने 2 तरह के नोट्स बनाने हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो, ये सारे पॉइंट्स लिख लो, बट ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 तरह के नोट्स बनाने हैं। एक तो नॉर्मल थ्योरी नोट्स है ना, जो भी तुम बनाओगे थ्योरी नोट्स। दूसरा तुमने बनाने हैं फॉर्मूले के लिए। एक तो थ्योरी नोट्स बनाने हैं हर एक चैप्टर की, जो नॉर्मल नोट्स होते हैं, है ना, कि ये चैप्टर पढ़ा, इसका टॉपिक पढ़ा, ये नोट्स बना लिए। दूसरा, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ रहे हैं, उन फॉर्मूले को लिखना है एक शीट पे। एक शीट में एक चैप्टर के फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। और फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना है, उसके बारे में भी थोड़ा सा लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लिखते हो F = ma, है ना, इतना नहीं लिखना है। तुम ये लिखोगे कौन सी फोर्स, कौन सी मास, कौन सी एक्सेलरेशन, तो फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा लिख लो कि व्हेन अ फोर्स F is applied on a body of mass m and an acceleration is produced in the body which is a, then F = ma। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसमें F क्या, M क्या, A क्या है। तो एक फॉर्मूला की शीट बनानी है, फॉर्मूला शीट, थ्योरी प्लस फॉर्मूला शीट हर एक चैप्टर के लिए, ठीक। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन कहां से करोगे? दोबारा वही किताबें पढ़ोगे क्या इतनी मोटी मोटी? एक बार सिलेबस तुमने 1 साल में खत्म किया तो रिवीजन में भी फिर 1 साल लगाओगे क्या? नहीं ना, नोट्स से करो, 1 साल का रिवीजन 1 महीने में हो जाएगा, ठीक। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व जरूर करने हैं। कोई भी टॉपिक तुमने पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में कुछ फॉर्मूले इंक्लूड हो गए, अब आगे नहीं बढ़ो, पहले उस टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और न्यूमेरिकल्स में पहले तुम सॉल्व न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो, और सॉल्व न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद सॉल्व करो। एक बार नहीं आया
तो इसका मतलब ये नहीं सॉल्यूशन देखने बैठ जाओ, 2-3 बार ट्राई करो, फिर देखो कहां मैं अटक रहा हूं, फिर सॉल्यूशन देख के उसको खुद दोबारा नहीं, मतलब दोबारा खुद करो सॉल्यूशन देखने के बाद, ठीक है। और सॉल्व न्यूमेरिकल्स के साथ फिर अनसॉल्व न्यूमेरिकल लगाओ सेम टॉपिक के, फिर उन अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स के हिंट, सॉल्यूशन जो भी है, जहां जहां तुम अटके उनको देखो, फिर आगे बढ़ना है। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके सॉल्व न्यूमेरिकल्स, अनसॉल्व न्यूमेरिकल, फिर आगे बढ़ना है। और ये आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू, 1000 बार लिख दो एमसीक्यू। बेटा नीट में जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो कैसे क्वेश्चंस करने हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। तो प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की होनी चाहिए। तो सर फिर ये कौन से न्यूमेरिकल्स हैं? ये नॉर्मल थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल्स हैं, सब्जेक्टिव टाइप। इनको जब तुम करोगे तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, एक ही क्वेश्चन में से, एक ही न्यूमेरिकल में से तुम्हारे 3-4 एमसीक्यू निकल आएंगे। तो ये तुम्हें मक्खन की तरह होते जाएंगे अगर ये तुमने किए होंगे। हाँ, तुम इनकी बजाय तुम बोलो हम सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है, हो जाएगा काम। लेकिन और अच्छी प्रिपरेशन के लिए अगर तुमने पहले सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे सॉल्व किए होंगे, एसएल अरोड़ा कह लो, एचसी वर्मा कह लो, डीसी पांडे कह लो, किसी के भी, तो फिर ये मक्खन की तरह हो जाएंगे। अब तुम सोचो कि जो नीट की बुक्स हैं, अगर सिर्फ एमसीक्यूज वहां पे आने और हम एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करें, तो तुम देखो नीट की बुक्स में इतने सारे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स दिए होते हैं, कोई तो लॉजिक होगा उनका, है ना। तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करना बहुत जरूरी है, देन एमसीक्यूज। और फिर उस चैप्टर के टॉपिक वाइज करने हैं तो आप कर सकते हैं, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये सब तो हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है ना, कंसेप्ट हमने पढ़ा, सॉल्व न्यूमेरिकल किया, एमसीक्यू किया। आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। क्योंकि काफी क्वेश्चंस बीच में ऐसे होंगे जिसमें एक टॉपिक की बजाय कई टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया होगा। अगर आप टॉपिक वाइज चलते हैं तो बीच में से आप वो छोड़ते हुए चलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि यार इतने क्वेश्चन मेरे को बीच में आए ही नहीं, है ना। तो आप चैप्टर खत्म करके पीवाईक्यूज करिए। उसके बाद मॉक टेस्ट, बच्चों हर चैप्टर का मॉक टेस्ट देना जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं मिनिमम 2 से 3 मॉक टेस्ट आपने हर हफ्ते के बांध लेने हैं अपने शेड्यूल में। एक हफ्ते में 2 चैप्टर तो करोगे, बड़ा है तो 1 करोगे, तो अगर 1 चैप्टर भी कर रहे हो तो 2 मॉक टेस्ट उसके दो मिनिमम। तुम ज्यादा भी दे सकते हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी हुई है। और 2 चैप्टर कर रहे हो तो दोनों का 1-1 मॉक टेस्ट, तो मिनिमम 2 मॉक टेस्ट जो हैं वो होने ही चाहिए। इनफैक्ट मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक दिन तो सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए ही डेडिकेट कर रखा है। जो भी उन्होंने पिछले 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन उसके टेस्ट देने ही देने। टेस्ट दिए बगैर तो काम नहीं चलेगा। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, टाइमिंग एंड स्पीड। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, बेटा 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने हैं। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने का क्या मतलब है? 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने, टोटल क्वेश्चन ही 180 है, और 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने। 3 घंटे में 180 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना है, हो जाएगा। चलो बायोलॉजी के तो काफी क्वेश्चंस हैं जो हो जाएंगे क्योंकि वो टिक करने हैं सीधा आपको, लेकिन फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो इतने सारे क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री के भी काफी सारे, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो क्या करें? स्पीड चाहिए ना, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने के लिए स्पीड चाहिए। स्पीड जो है सिर्फ बुक्स पढ़ने से, वीडियो लेक्चर्स देखने से और मजे से न्यूमेरिकल सॉल्व करने से तो आएगी नहीं। स्पीड आपकी बनेगी मॉक टेस्ट से। 45 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट दोगे 1-1 घंटे में, तो पता लगाओ, एक मॉक टेस्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पता लगाओ कितने क्वेश्चन हो पा रहे हैं। और पूरे 45 ना हो जाएं जब तक उठना नहीं है। बट फिर भी नीट के स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करता हूं कि बायोलॉजी वाले पार्ट से कुछ टाइम निकाल के फिजिक्स में डालें। बायोलॉजी वाले पार्ट से 15 मिनट निकाल के फिजिक्स में डाले जा सकते हैं, तो 1 घंटा फिजिक्स को देना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? 1 घंटा भी फिजिक्स को दोगे तो 1.25 मिनट बनता है एक क्वेश्चन के लिए, कुछ क्वेश्चन में तो 2-2, 3-3 मिनट लग जाएंगे। सोचो क्या होगा। तो जब तक स्पीड नहीं होगी तब तक आप टाइम मैनेजमेंट के साथ, स्पीड नहीं होगी जब तक आपकी, आप रैंक नहीं निकाल पाओगे। तो आपको क्या करना है, वो कैसे बनेगी? वो मॉक टेस्ट से बनेगी, ठीक है। तो 2 देने या 3 देने वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्पीड कैसी, कितनी बन रही है, कितनी नहीं बन रही है, ठीक है ना। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कहां कहां आप लैक करते हो, तो वीक एरियाज पे काम करना बहुत जरूरी है। वरना मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या हुआ? आपको पता चल गया ये मेरे वीक एरियाज हैं, ये मेरी शॉर्ट कमिंग्स है, और आप कह रहे हो जी चलो अब अगला चैप्टर पढ़ने बैठ जाते हैं। कोई फायदा नहीं हुआ मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट आपकी 2 जगह काम करेगा, एक तो टाइम स्पीड में और दूसरा वीक एरियाज में। तो वापस जाओ, उन वीक एरियाज पे काम करो। जो आप फॉर्मूला भूले हो, जिस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन नहीं कर पाए हो, वो वीक एरियाज पे काम करो जाके, तभी बात बनेगी। एंड
लास्ट पार्ट इन दिस ऑर्डर इज रिवीजन। रिवीजन करना बहुत 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 जरूरी है। चैप्टर वाइज रिवीजन हो सकती है, टॉपिक वाइज तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, आज टॉपिक पढ़ा कल रिवाइज कर लोगे, नहीं। चैप्टर कंप्लीट हुआ तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे, और रिवीजन अपने नोट से करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो पता क्या होगा, आप अगला चैप्टर पढ़ लिया, जैसे आप तीसरे चौथे चैप्टर पे आए आप पहला भूल गए, आप पांचवें पे आए आप दूसरा भूल गए, तो पीछे से इरेज होता जा रहा है ना, पीछे से इरेज होता जा रहा है। तो वो पीछे से इरेज नहीं करना है, हमने तो सारे मेमोरी में रिटेन करके रखने हैं। मेमोरी में रिटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका है रिवीजन। रिवीजन अपने नोट्स से करो। नोट्स बनाने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा एक और वीडियो में, अभी नहीं बनाया वो। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सारे की पॉइंट्स। आखिरी चीज़, अब इन सब चीज़ों में क्या मिस्टेक हो सकती है बच्चों, क्या कमी रह सकती है जिस पे हमें खास ध्यान देना है, वो ये जो बच्चे करते हैं कि कुछ चैप्टर्स छोड़ देते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, कि ये पर्टिकुलर चैप्टर मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, ये वाला मैं नहीं करके जाऊंगा। बेटा 2 साल है आपके पास, अच्छा खासा टाइम होता है एक एक चीज स्ट्रॉन्ग करने का। कितने चैप्टर हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में है आपके 29 चैप्टर्स। कितने चैप्टर हैं? 29। 15 चैप्टर हैं 11th के और 14 हैं 12th के, ठीक है। तो ये 29 चैप्टर्स को यार अगर आप डिवाइड कर लोगे टाइम, तो टोटल 20-25 दिन मिलते हैं आपको एक चैप्टर करने के, और इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, तो आप सारे चैप्टर कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आप करके जाएंगे एक एक चैप्टर। वो होता ही है कि कुछ चैप्टर तो बच्चे वैसे ही छोड़ के चले गए, और जो चैप्टर वो करके गए हैं, क्या हर कोई श्योर होता है कि इस चैप्टर से तो मैं कोई भी क्वेश्चन कर लूंगा? नहीं ना। अगर कोई वहां से उस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उससे नहीं हुआ, तो वो वाला भी गलत हो गया, और जो चैप्टर वो छोड़ के गया था वो तो गए ही गए। बेटा 10-10 नंबर में तो 50-50 रैंक पीछे चले जाते हो। 10 नंबर में तो 2.5 क्वेश्चन, 8-8 नंबर में 50-50 रैंक पीछे चले जाते बच्चे, 2 क्वेश्चन में 50 रैंक पीछे। तो चैप्टर छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको प्रॉपर लिस्ट जरूर बताऊंगा कि इजी चैप्टर कौन से हैं, डिफिकल्ट कौन से हैं, ज़्यादा वेटेज वाले कौन से हैं, कम वेटेज वाले कौन से हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन में हेल्प आए। वो वीडियो इसके लिए नहीं है कि आप अपने कुछ चैप्टर्स छोड़ के चले जाओ कि हाँ यार ये इनकी वेटेज कम है, ये मैं छोड़ देता हूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चों, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, ये सही तरीका है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से फिजिक्स को पढ़ने का, और आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।